नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जानेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। भगदड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने एनटीएलएस पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैनात किए 6 अधिकारी। दिल्ली में 19 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। मध्य प्रदेश के पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग पर हादसा, 10 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोग घायल। 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। बिहार के सिवान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.0 थी तीव्रता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 5:36 पर किए गए भूकंप के झटके महसूस। दिल्ली के धौला कुआं में था भूकंप का केंद्र। पूरे एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके और वहीं रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है। और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है। और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहां पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन। तो आज 4 पर टूटा है, थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर शॉक की? एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शियरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शियरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहां स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग साइस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया। जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो साइस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। सर बस लास्ट एपिसेंटर दिल्ली में कौन से साल में रहा? अब जस्ट ही में आपको 2021 में हुआ है, 22 में भी हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ। भैया हम उठ के बैठे थे, इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। 2 झटके आए थे बहुत जोर से, और वैसे हम सब ठीक ठाक थे, परेशान। हम सुबह सो के जब ये उठे, ये बैठे थोड़े, बहुत जोर से झटके आए दीवार में। सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे हमने 2 बार वे झटके आए। 5:36 तो फिर बच्चे उठाए जब बाहर निकले। अब सभी लोग सुरक्षित है? हाँ, सब लोग सुरक्षित। ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज़ हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था। और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि
क्या नाम है भूकंप आया हो, मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं और फिर अभी हम लोग सब ठीक है। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां करवा थाना क्षेत्र के खैरपुर में सैकड़ों महिलाओं ने शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि बस्ती और स्कूल के पास शराब की दुकान खुलने से पुरुष शराब के नशे में झगड़ा करते हैं और बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दुकान बंद करने की मांग की और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कृष्ण कुमारी नामक महिला ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रही, लेकिन आवास के सामने शराब की दुकान खुलवा दी गई है। महिलाओं का कहना है कि दुकानदार बिना समय सीमा के शराब बेचता है, जिससे परिवारों में कलह बढ़ रही है। पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी मेरा सुनिए, तेरी बात कर रही हूँ। सर जी मेरा मोबाइल चला गया, बेच दिए हैं इसी 10वीं पर। इतना मारे कि मेरा सब कुछ फोड़ दिया था। उसी मोबाइल में फोटो खींचे थे, रिकॉर्डिंग सब कुछ था। सुनिए नहीं किया ना फोन, मगर आप लोग नहीं सुने। हम नहीं रहे हैं, कोई नहीं है। हम लोग 2-3 बार बोले कि जाइए, उसे मारे कपाल हमारा टूट गया, सब कुछ हो गया। 10वीं का मेला था, कुछ ना देखे ना सुने। यहाँ हमन का कॉलोनी नहीं मिलल का कट गई। हमन के आन के घरे में बाई जान ले, हम जाकर देश प्रदेश मन के अखे राख फेंक के नहीं हगहू बदे आदमी मार होत हमन के लइकन के। हमन के और कॉलोनी आइल का हमार कट गई, हमके कहीं से न मिली और जाके देखा बांसे का मड़ई छा के तो हम घरे में बाई हम। और ये जो दारू का दुकान है, ये भी तो कॉलोनी है। और यह बतिया कहले में हमार लड़का दूरे ही है। हमार कॉलोनी काट के मिल गया दूसरे मतलब जो एक दारू का दुकान खुला है वो कॉलोनी में है। हाँ वो कॉलोनी है। हाँ जो कॉलोनी है तो में दारू तने पर लड़का के हमारा उठा ही पटक बालू पर मार का खराब कर देता। जब 12 बजे रात वो के पियावत था, दारू देता, जब पैसा पावत था तो देता। लड़का का गोड़ हाथ टूट गल हमारे एकदम से ललाई तब बनारस से गल बाटे। अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात के अमरेली जिले में जाफराबाद नगर पालिका की 10 सीटों पर मतदान जारी है। राजूला जाफराबाद विधायक हीरा सोलंकी ने अपने परिवार संग वार्ड नंबर 6 के तालुका स्कूल में मतदान किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। जाफराबाद नगर पालिकानी चूंटणी अनुसंधाने आज લોકશાહીનો ઉપયોગ કરી અને આજે મેં મતદાન કર્યું છે। એ જ રીતે દરેક પ્રજાજનોને મારી ખાસ વિનંતી છે કે સૌ લોકો મતદાન કરી અને જાફરાબાદ નગરપાલિકા ઓલરેડી બિનહરીફ થઈ ગઈ છે, છતાં પણ આપણે જે વોર્ડની ચૂંટણી છે વોર્ડમાં સંપૂર્ણપણે મતદાન થાય એ હેતુથી આજે મારા પરિવાર સાથે મને મતદાન કરવાની તક મળી છે। ત્યારે ગુજરાત સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં દરેક ઠેકાણે ખૂબ સરસ વાતાવરણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું હોય અને દરેક ઠેકાણે નગરપાલિકાઓ મહાનગરો નગરપાલિકાની બનવા જઈ રહી છે, એમાં કોઈ શંકા નથી। મારું નામ કન્યાલાલ ગંડાભાઈ સોલંકી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના બોર્ડ નંબર 2ના ઉમેદવાર। આપ જોઈ રહ્યા છો કે આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર મતદાન થઈ રહ્યું છે અને પૂર્ણ શાંતિ રીતે આ મતદાન થઈ રહ્યું છે અને અમારો દરેક મતદારોને આહવાન છે કે મતદારને પોતાનો મતાધિકારનો હક સૌને છે। મતદાન આ ભારત સરકારની અંદર મતદાન કરવું ફરજિયાત છે, મતદાન કરવું જરૂરી છે। માટે દરેક મતદારોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે મતદાન ચૂકે નહીં, ફરજિયાત મતદાન કરે, જે પક્ષમાં કરે એનો વિષય છે, પરંતુ મતદાન કરવું જરૂરી છે। તો આ શાંતિપૂર્ણ રીતે આ મતદાન પૂરું થાય એવી प्रजा हमारी लागणी और मांगनी है। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुखवा और हार्शिल क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। शीतकालीन प्रवास मुख्वा 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद जो ये क्षेत्र है इसका विकास जो है होना कहीं ना कहीं जो है संभव है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केदारनाथ धाम गए थे, उसके बाद उस क्षेत्र में लगातार जो है विकास कार्य हुए और लगातार जो है केदारनाथ धाम में जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इसी तरह से जो है यहाँ पे शीतकालीन यात्रा चल रही है और इस समय नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आगामी जो शीतकालीन यात्रा होगी उसमें जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और जो यहाँ के स्थानीय जो उत्पाद है जैसे कि यहाँ का सेब, राजमा, उसकी जो है विश्व स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ेगी। देखिए, अभी जो है संभावित सूचना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मुखबा गंगोत्री में जो है कार्यक्रम लगने की संभावना है और इसके लिए अभी लगभग टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि 20 तारीख तक आ सकते हैं। तो इसके लिए पूरे प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और लोगों में अपार खुशी है कि माननीय मोदी जी एक बार, और हमने भी पूर्व में निमंत्रण दिया था माननीय मोदी जी को कि एक बार आप अवश्य गंगोत्री जरूर आएँ। और मुझे पूरा जिस तरह से आम जनमानस में एक खुशी की लहर है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गंगोत्री मुखबा में आ रहे हैं, तो सब उनकी पलकें बिछाए हुए कि कब वो दिन और कब वो तारीख फिक्स हो जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए। और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी उसमें जो है लगातार की जा रही है और इससे जो है लोगों में एक माहौल बना हुआ है कि माननीय मोदी जी को देखने के लिए, माननीय मोदी जी की बातों को सुनने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। मैं सीधा कहूँगा कि माननीय मोदी जी के लिए इतने लोग आतुर हैं कि जो भी हर डे मतलब कम से कम 100 आदमी पूछते हैं कि माननीय मोदी जी का कार्यक्रम कब लग रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ आते हैं तो जहाँ जो है विंटर टूरिज्म का प्रमोशन होगा, साथ ही साथ जो हमारा सेब है हरसिल क्षेत्र का, हरसिल का जो क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और इसका जो PSI होती है ये हाईएस्ट PSI है जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उपयुक्त होता है, जिसकी जो सेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम है और ये टेस्टी है, क्रंची है। लेकिन जिस समय ये सेब आता है मार्केट में उस समय तमाम सारे देशों का सेब आ जाने की वजह से इस सेब को अच्छा रेट नहीं मिल पाता हमारे किसान भाइयों को। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें सेब गिफ्ट किया जाएगा और वो अगर इसको प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग हरसिल के सेब खाना पसंद करेंगे। सर, राजमा उत्तरकाशी का एक महत्वपूर्ण है और ये राजमा तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो राजमा है उसका स्वाद अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने 1.5 सीटी से ज़्यादा सीटी लगा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा वो राजमा गया कहाँ, और ऐसा लगता है जैसे मक्खन की तरह उसका टेस्ट है और 300 से 400 रुपये किलो तक वो बिकता है और हर किसी को तो मिल नहीं पाता। तो यहाँ का राजमा बहुत प्रसिद्ध है और उसका भी प्रमोशन होने वाला है। साथ ही साथ जो सेब के कुछ हमारे बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर बन रहा है, इसके साथ साथ जो है प्रोसेसिंग में जो हमारा ये है सी बकथार्न है उसकी भी प्रोसेसिंग हो रही है, FPO झाला कर रहा है, उन सब का प्रमोशन होने वाला है। और यहाँ का व्यवसाय चाहे वो होटल का हो, चाहे वो होम स्टे का हो, चाहे सेब का हो, चाहे राजमा का हो, बहुत आगे जाने वाला है। हमारे गांव में आ रहे हैं और इसका हम बहुत ही उत्साहित हैं और भव्य ढंग से हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे युवाओं को एक नया मौका मिलेगा, नया उत्साह मिलेगा आने वाले ग्रीष्म और शीतकालीन यात्राओं के लिए प्रमोट करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी एक नई पहल शुरू कर रहे हैं कि वो ग्रामीणों को इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि आगे जाकर के जो आत्मनिर्भरता गाँव में आनी चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत सहयोग है। और हम यही चाहेंगे कि आगे जाकर के जो माँ गंगा के शीतकालीन स्थल मुखबा है, ये इस तरीके से जो हम हमारी जो पूजा पद्धति है उसको हम संसार भर में प्रमोट करें और माँ गंगा के साथ सभी सब साथ में बढ़े। जय माँ गंगे। हमारे देश के एकदम ऐसे प्रधान नागरिक हैं और वो जब आ रहे हैं तो हमें बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ जो यहाँ की देवतुल्य जो जनता है वो अंतर्मन से बहुत प्रसन्न है
और हमने ये भी देखा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनोएन गतस्य बंथा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि पहली बार ही वहाँ आ रहे हैं, वो भी जब हर जगह देवताओं का आशीर्वाद भी ले रहे थे तो गंगोत्री में उन्होंने प्रवास किया है 10-12 दिन पहले ही, और उन्होंने वहाँ जो भी योग साधना जो भी की होगी माँ गंगा का वो आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया होगा अवश्य ही। और आज वो जब फिर आ रहे हैं, हम जितने भी देव वहाँ की जो जनता है कहते हैं कि शेषाम पृथ्वी प्रोक्ता गंगा उत्तरो विना, वो जो जगह है वो भाग है उसमें देवता लोग ही निवास करते हैं। और ऐसी जगह पर जब आ रहे हैं तो अवश्य वहाँ धार्मिक दृष्टि से बोलो, सांस्कृतिक दृष्टि से बोलो, या वहाँ का जो विकास होने की दृष्टि से जो भी आप कहना या समझना चाहो, अवश्य जब उनके चरण पड़ेंगे तो अवश्य ही वहाँ विकास भी होगा। और जीता जागता एक भगवान, एक देवता हमारे वहाँ आ रहे हैं जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और धर्म की इस पताका को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो कि कोई भी आज तक कोई मुख्य प्रधानमंत्री जी वहाँ तक अभी तक आए नहीं। एक बार राष्ट्रपति महोदय जी आए थे, तो आज ऐसे धार्मिक व्यक्ति अगर हमारे वहाँ आते हैं तो हमारा हृदय गदगद है, लबालब है, और उनके इंतज़ार के लिए हम लगे हुए हैं कि बस वो कब पहुँचें और वो क्षण कब आए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमारा विकास भी होगा और धार्मिक दृष्टि पर्यटन भी बढ़ेगा। सब कुछ जब कोई बड़ा आदमी आता है तो एक मार्ग खुल जाता है और उसमें सब लोग विश्वास करने लगते हैं। सारे देश की जनता का विश्वास उन पर है और उनकी इस सत्ता पर और इस धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा होना ना भूतो न भविष्यति। ऐसे लोग जब आएंगे तो मेरा भी भाग्य होगा कि मैं उनके सामने हूँ और जनता भी उनके सामने होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत स्वागत है उनका। बड़े गौरव की बात है कि सभी धामों में लगभग जो है मोदी जी ने जो है अपना एक बार वहाँ पर विजिट की है। और अब हम जो ये 27 तारीख का जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं कि मुखबा में माँ गंगा जी का जो शीतकालीन प्रवास है, वहाँ पर मोदी जी का कार्यक्रम 27 को प्रस्तावित है। हम सब लोग आह्लादित हैं, खुश, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। हमें मोदी जी के कृतज्ञ हैं हम लोग कि उत्तराखंड में 2012 और 2013 की जो त्रासदी हुई थी, उसमें देश और विदेश के लोगों में एक इतनी भय और एक डर का माहौल पैदा हो गया था कि लोग उत्तराखंड आने से डर रहे थे। लेकिन वहीं हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सौगंध ली कि मैं पुनः केदारनाथ का वो स्थान उसे दिलवाऊंगा। और जब लोग ये विचार करने लगे, विद्वान लोग ये कहने लग गए थे कि अब केदारनाथ को जो है उठा करके कहीं और जगह, सुरक्षित जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तब मोदी जी ने जो है पुनः केदारनाथ को जो है उसी स्वरूप में लाया। हम उनके बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और रही गंगा घाटी के प्रवास की रूप में जो उनकी विजिट है, उससे निश्चित रूप से जो चार धाम में शीतकालीन यात्रा का भी एक जो सरकार का एक चल रहा है सोच की, कैसे यहाँ के लोगों की आजीविका बढ़ाई जाए, शीतकाल में भी यहाँ यात्रा चले, तो एक उनका एक प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि शीतकाल की जो यात्रा है वो पुनः एक बार यहाँ पर प्रारंभ होने लगेगी। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि सदी के महानायक माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधार रहे हैं और इसके लिए हम सब लोग उत्साहित हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं करीब करीब कर ली गई है। और मुझे लगता है कि मंदिर समिति ने तो अपना काम कर दिया है। करीब करीब फूलों से सजाने की बात है, सिर्फ वो भी सज जाएगा। पेंट वेंट हो गया, सारी कार्यक्रम हमारी तैयारी पूरी हो गई है। और प्रशासन का भी मुझे लगता है कि 18 बजे तक सारा काम पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी महोदय निरंतर लगे हुए हैं। और माँ भगवती गंगा के इस दरबार में आने के बाद माँ गंगा का उनको प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। पूजा के बाद पहले विधि विधान से यहाँ पर पूजा पंडितों के द्वारा उनकी की जाएगी और उसके बाद माँ भगवती का जल प्रसाद देने के बाद माँ गंगा का जो खुद का जो प्रसाद जिस दिन लगता है, जो प्रसाद लगता है, यहाँ का जो हमारा लोकल जो हमारी चीज़ें होती जैसे चीणा है, फाफड़ा है, इन चीज़ों का ही भोग हम प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को परोसें। और निश्चित तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस दिन अधिक से अधिक लोग आएँ और माँ गंगा की इस पुण्य के भागी बने, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे पूरे युग पुरुष हैं और वो अगर वो आ रहे हैं और उनकी भावना धार्मिक प्रति इतनी बड़ी है कि हमारे जितने शीतकालीन प्रवास हैं उनको वो इतना प्रमोट कर रहे हैं जिससे हमारी जीविका भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यात्रा 20 गुना बढ़ सकती है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ जहाँ वो गए, क्योंकि वो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माँ गंगा को परम मानने वाले हैं, बाबा केदारनाथ को मानने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि वो आएंगे तो यहाँ की भी दिशा और दशा सुधरेगी। आप सब लोग पधारें, आप सब लोगों को धन्यवाद।
और वहीं अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रविवार को तीसरा सैन्य विमान अमृतसर भेजा, जिसमें 112 अप्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। इस बार भी पुरुषों को बेड़ियों में जकड़कर लाया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को सामान्य तरीके से भेजा गया। डिपोर्ट किए गए लोगों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। राज्य के अनुसार पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड से नागरिक लौटाए गए हैं। इनमें कई पुरुष और कई महिलाएं समेत 10 बच्चे शामिल हैं। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां शारदीय कांवड़ मेले का सकुशल संपन्न कराने हेतु एसपी हरिद्वार जितेंद्र मेहरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला ड्यूटी में लगी फोर्स को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, ना ही अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग करेंगे। कांवड़ियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा और पूरे मेले क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई प्रमुख मुद्दा रही। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर निशाना बनाया था। अब दिल्ली चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। यमुना नदी की सफाई से जुड़े वीडियो जारी करते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि यमुना नदी ही की सफाई का काम शुरू हो चुका है। कचरा उठाने, खरपतवार निकालने और अन्य गंदगी को हटाने के लिए स्कीमर और ड्रेनेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी मशीनों के जरिए यमुना की सफाई की जा रही है। यमुना नदी की सफाई के लिए 4 सूत्री रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना के पानी में जमा कचरा, कूड़ा और गंदगी को हटाया जाएगा। वहीं नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। तीसरी रणनीति में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपी की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी। वहीं चौथी रणनीति के तहत नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है, ताकि लगभग 400 MGD गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरके पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट,
सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। देखिए, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। पिछले कार्यकाल में भी जो केजरीवाल सरकार का कार्यकाल था उसमें भी ऐसी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उन चीजों को रोकने का प्रयास किया था या कहीं ना कहीं बाधाएं डाली थी, वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी और यमुना के जल में हम आचमन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और छठ मैया का त्योहार भी यमुना के तीर पर मनाया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हुई भगदड़ की घटना को लेकर रविवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की। गौरतलब है कि इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक घायल हुए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए। सरकार क्या कर रही थी? अगर कोई सूचना भ्रामक फैला रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? जब कुंभ में ये एंटिसिपेशन था सरकार को, योगी जी कह रहे थे कि 100 करोड़ लोग आएंगे, हमने इंतजाम कर लिया है। अभी तो 85 करोड़ पहुंचे। सरकार क्या सिर्फ प्रयागराज में लोग 100 करोड़ आएंगे या पूरे देश से लोग 100 करोड़ लोग आएंगे? पूरे शासन का, सत्ता का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, एजेंसीज का कोई समन्वय था? बगैर समन्वय के कैसे 100 करोड़ लोगों को आप अरेंज कर सकते हैं? केंद्र सरकार का समन्वय राज्य सरकार के साथ, इसका मतलब कोई नहीं था। रेलवे सरकार का समन्वय कोई योगी जी की सरकार के साथ नहीं था। सच बात यह है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुंभ का राजनीतिक लाभ लेने वालों को आज सूझ नहीं रहा है कि यह भगदड़ हुई क्यों, क्योंकि उन्होंने तैयारी कोई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की थी। उन्होंने तैयारी लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं की थी। आने वाले समय में सारे खेल ओपन होंगे जो कुंभ में अकर्मण्यता हुई है। अभी तो ये लोग कहेंगे कि कोई विदेशी साजिश का भी हाथ है, जैसा ये लोग अक्सर कहते हैं। रेलवे के हादसों में पहले कहा गया और उसके बाद एनआईए की जांच में 0 निकला। तो अपनी गाल मत बजाइए, सीख लीजिए, दोषियों के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई कीजिए। और सिर्फ रेलवे के अफसर दोषी नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक भाजपा की सरकार का हर व्यक्ति दोषी है। तो दो अहम सवाल है सर इससे पहले कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? उस समय में और इस समय में क्या ऐसा बदलाव हुआ जो अपनी ही चीजों से पलटते हुए नजर? भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। भाजपा पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात करती है। अगर इस्तीफे होने होते तो रेल मंत्री को तो पिछले 4 साल से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हर महीने दुर्घटना पे दुर्घटना हो रही है और रेल मंत्री सिर्फ रेल मंत्री बने हुए हैं और उन सारी दुर्घटनाओं को छोटी मोटी दुर्घटनाएं कह करके टाल देते हैं। रेलवे में सुरक्षा का बहुत अभाव है, रेलवे में सुरक्षा कर्मचारियों का बहुत अभाव है, रेलवे में 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, ऐसा लोग बताते हैं। और बगैर आदमियों के रेल चलेगी कैसे? रेल को मूल रूप से इन्होंने सिर्फ अपनी एक जिसको कहा जाए व्यापार का अड्डा बना दिया है। पिछले 11 साल में सारी वंदे भारत ट्रेनें प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है। तो अब क्या रेलवे अगर नाकाम हो रही तो क्या प्रधानमंत्री नाकाम नहीं हो रहे हैं? तो अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री दोनों ही नाकाम हैं। इस्तीफा तो सभी को, इन दोनों को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर इस तरह की देखिए, जैसे ही मौसम बदलता है निश्चित तौर पर आतंकवादी और पाकिस्तान की तरफ के आतंकवादी अपने मंसूबे गढ़ने लगते हैं। हमारे सुरक्षा बल, सेना सतर्क रहती है, जिसकी उस ऊपर जो है इस तरीके की कार्रवाइयां भी होती हैं। और निश्चित तौर पर हमें अपनी सेना पर, हमें सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है कि आतंकवादियों के हमलों को नाकाम करेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार अपने आप को कूटनीतिक रूप से इतना बड़ा बताती है, उसके बाद भी आतंकी अगर अपने मंसूबे हमारी सीमा पर पाल रहे हैं तो ये नाकामी है पिछले 11 साल की सरकार की। सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान हो चाहे आतंक की मदद का कोई भी देश हो या कोई गुट हो, उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल कानून योजना का विरोध किया है, अभी तो ये महाराष्ट्र की सरकार अपने विरोधाभासों में घिरी हुई सरकार है। अठावले किसी योजना का विरोध कर रहे हैं,
वो अपना एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से नहीं मिल रहे हैं। अजीत दादा पवार दिल्ली में चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। अठावले भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट बताती है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था वो जनता से नहीं, यंत्र मंत्र तंत्र की जीत थी। और इस समय सब लोग अपनी अपनी लूट का हिस्सा लेने के लिए अपने अपने खेमेबंदी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार अपने बोझ से गिरेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, दिल्ली में आज देखिए, भूकंप आया है, दिल्ली के में झटके महसूस किए गए, मैंने भी बात की। अफवाहों पर कतई ध्यान नहीं होना चाहिए। दिल्ली सुरक्षित रहनी चाहिए। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई भी जान माल की नुकसान ना हो। दिल्ली में जिस तरीके से इससे पहले रेल का हादसा हुआ है, अभी उसके घाव से दिल्ली उभर नहीं पाई है। अभी भूकंप आ गया है। भारत की सरकार से और दिल्ली की सरकार से चाहिए कि पूरी तरीके से वो मुस्तैद रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद रहें। कोई भी इवेंचुअलिटी ना हो। दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली सबकी रहे और दिल्ली में सुरक्षा का ध्यान सरकार बहुत ज्यादा रखे। असम में पहली बार विधानसभा का सत्र गुवाहाटी के बाहर आयोजित किया जा रहा है। कोकराझार में सोमवार को बजट सत्र की पहली बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि ये राज्य में शांति बहाली और सभी लोगों के एकीकरण का प्रतीक है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा एक पहल है। दिस फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि हम लोग एक साथ मिलके कोई आउट स्टेशन में कोई एक इसमें आपका बीटीसी में हम लोग जा रहा है वन डे असेंबली सेशन के लिए। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा, सबके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर सभी लोगों ने प्रेस किया है। तो इस इनिशिएटिव देखिए हर कोई भी प्रेस करेगा। बीटीसी एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, इसमें काफ़ी सारा इश्यूज थी। इन लोगों का कि इनसिक्योरिटी पहले था, आज तो मेन स्ट्रीम में है हर कहीं भी कि हम लोगों के अलग से अलग रखा जाता है, हमारा डेवलपमेंट में ध्यान नहीं जाता है। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। कम से कम एक जगह में जाके पूरा आसाम का पूरा एमएलए जाके उधर सेशन हो रहा है, असेंबली हो रहा है। इन लोगों के भी एक सम्मान है बोडो पीपुल्स के लिए। और आई थिंक ये अच्छा एक मैसेज जाएगा हर कम्युनिटी में कि कम से कम आसाम का लेजिस्लेचर सब मिलके एक साथ हर एरिया का डेवलपमेंट। और वहीं छत्तीसगढ़ में आज 17 फरवरी को 13 स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। पहले चरण में 53 विकास खंडों के 57,99,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि पहले चरण के लिए 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंच के लिए 60,203, सरपंच के लिए 14,646, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4,587 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 702 प्रत्याशी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को साजिश करार देने वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आनंद दुबे ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बजाय और केंद्र सरकार को उनसे इस्तीफा लेने की बजाय केंद्र सरकार सिर्फ लिपापोती करने में जुटी हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई रोक नहीं पा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे मंत्रालय ने कर दी, इतनी बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कर दी। 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कितने पता नहीं घायल हो गए, कोई सीमा नहीं है। भगदड़ इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय, रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बजाय अब उन लिपापोती में लगे हैं कि यह अफवाह तो नहीं था, किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। अरे भाई, पूरी दुनिया के सामने दिखा है कि हर घंटे 150 टिकट आपने 1500 टिकट आपने बेचे हैं, तो वो भीड़ कहां जाएगी? अगर हर घंटे 1500 लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे और 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रेनें वहां से नहीं छूटेंगी तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। यही महाकुंभ में भी हुआ था। आज तक ये नहीं पता चला कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने घायल है। आज भी बहुत सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई है महाकुंभ में। तो मतलब ये हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ही क्यों होता है, सनातनियों के साथ ही क्यों होता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बहन तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं।
अपने ही महाकुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच भी जा रहे हैं तो स्टैम्प में भगदड़ में मारे जा रहे हैं। और हम सवाल पूछें तो ये कह रहे हैं कि कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं है। तो इनको क्या लगता है कि विपक्ष ने वहां षड्यंत्र किया हुआ है? पकड़ लो, डाल दो हम सबको जेलों में, ठूस दो, फांसी पे लटका दो। लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। रेल मंत्री पूरी तरह असफल हैं, फेल हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे नए सांसद चुनकर आए, उनको मौका देना चाहिए। असम कैबिनेट ने पुलिस से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान से संबंध की जांच करने का। असम गवर्नमेंट हो और चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा के अन्य मुख्यमंत्री हो, किसने रोका है आपको जांच करने के लिए? आप करिए ना। आप तो बिना गलती हुए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमें जेलों में ठूस देते हो। अगर हमारी गलती रहेगी तो आप हमें इंतजार करने का समय दोगे? हमें आप भाग जाने के लिए राहत दोगे? असंभव है। ये केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी का एक षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस के बताइए, गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं, उनके पिताजी कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान के एजेंटों के साथ मिले हैं, उनकी पत्नी ये एजेंट है, वो मतलब ये कहां से लोग लाते हैं। अरे आपको असम को सुरक्षित बनाने के लिए सौंपा गया था। घुसपैठियों को रोकिए ना जो बांग्लादेश से घुस रहे हैं, बाकी चीजों पर काम करिए ना, वहां रोजगार लाइए ना। लेकिन असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनको तो नफरत बोने में बहुत मजा आता है, नफरत के बाजार में वो घूमते रहते हैं। तो ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे एक चुने हुए सांसद के ऊपर ऐसा छोटी आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भाजपा के सहयोगी आठवले ने महाराष्ट्र सरकार का लॉ जिहाद कानून योजना का विरोध किया। अरे भाई, आठवले जी क्या विरोध कर रहे हैं? इस महायुति में ही सिर्फ उटव्वल है। एकनाथ शिंदे जी रोज अपने गांव नाराज होकर चले जा रहे हैं। अजीत पवार का कोई अता पता नहीं, आज तक धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं हो पाया। देवेंद्र फडणवीस अलग दिशा में चल रहे हैं, आठवले अलग ही लाग लाप रहे हैं। तो इतने मतभेद, इतने सिर्फ तो किसी गठबंधन या सरकार में देखने को मिला ही नहीं जितना इसमें मिल रहा है। लव जिहाद का नाम लेकर केवल बीजेपी तुष्टीकरण का काम करती है, केवल बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करती है। हम आपसे पूछते हैं, किसी ने भी लव जिहाद किया तो उसको पकड़ के जेलों में ठूसिए ना। किसने रोका है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार। ये केवल भोंगा उतारेंगे, लव जिहाद पर आरोप लगाएंगे, ये केवल एक भ्रम फैलाते हैं। इन्हें न लव जिहाद से कोई लेना देना है, न भोंगो उतारने से कोई लेना देना है। सिर्फ राजनीति मुद्दा चाहते हैं, लोगों के बीच में काम तो लेकर जा नहीं सकते, तो ऐसे ही अफवाहों को लेकर जाते हैं। इसके लिए इन्होंने किरीट सोमैया जैसे नेताओं को रखा हुआ है। समय समय पर वो लोग अपनी बात कहते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन जनता भी तो समझदार है, सब देख रही है ना। एक दिन आपको हर चीज का पाई पाई करके लौटा देगी। तब जब आप विपक्ष में रहेंगे तब दुनिया आपके ऊपर हंसेगी कि क्या आपने करना था और क्या आपने कर दिया। मोहन भागवत ने हिंदू एकता का आह्वान किया। मोहन भागवत जी पहले महागठबंधन की जो इनकी महायुति की सरकार है उसके लिए पहले एकता की बात कर लेते। वो खुद एक नहीं है, उनके यहाँ इतनी सिर्फ टवल है। और मोहन भागवत जी एक आरएसएस के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के अगुवा है। वो उनको राजनीति में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। उनको राजनीति से क्या लेना देना है? हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनको अगर समझाना है तो बीजेपी को समझाएं, अमित शाह जी को और मोदी जी को समझाएं। हम लोगों को समझाएं। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमारे पास तो सत्ता भी नहीं है, पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार हमें ज्ञान देने आते हैं। अरे हम सब एक ही है ना, उनको कैसे लग रहा है कि एक नहीं है? तो ये सारी चीजों से जनता को कोई सरोकार नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि लाडली बहन योजना को इससे कोई अन्य जो दूसरी योजना उसको कोई प्रभावित नहीं होगा। पहली बात तो सरकार के पास, सरकार कह रही पैसे नहीं है, बहुत सारी योजनाएं बंद कर रही हैं, बहुत सारे भोजन की योजनाएं थी, बहुत सारे और भी लाडली बहन पर भी विवाद चल रहा है कि कुछ लोगों को गैर इसमें आ गए हैं, लोग जो पात्र नहीं वो भी आ गए, उनका पैसा हम बंद करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं किसान भिखारी हैं, किसान को हम पैसा दे रहे हैं तो जैसे भिखारियों को देते हैं। मतलब ये सरकार में हो क्या रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? क्या इसी दिन के लिए इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया था? 200 से ज्यादा सीटें चुनकर दी थी। बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है
न इनके पास पैसा है। अजीत पवार जी कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, कहां से मदद करें। इनके लोग कह रहे हैं हम ये योजना बंद कर देंगे, वो योजना बंद कर देंगे। तो कर दो ना, जो मर्जी कर दो। विपक्ष अभी जिंदा है, विपक्ष सवाल पूछेगा, विपक्ष आपको घेरेगा। आप ऐसे बच के भाग नहीं सकते। झूठे वादे करने आए थे क्या आप? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।